Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the chemistry online class. I am your chemistry teacher. आज हम जो लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स सीरीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो आपकी बुक के अंदर डिस्कशन मौजूद है उसको हम आगे लेके चलेंगे और साथ में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हैलोजेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइड पे लेंथेनाइड्स को लिखेंगे, लेंथेनाइड सीरीज़, और दूसरी साइड पे हम लिखेंगे एक्टिनाइड सीरीज़। सबसे पहले हम जो लेंथेनाइड्स के पॉइंट्स हैं उसको हम लेते हैं कि लेंथेनाइड्स क्या होते हैं। ये एक सीरीज़ है फ्रॉम एटॉमिक नंबर। लेंथेनाइड सीरीज़ हैविंग एटॉमिक नंबर ये कहाँ से स्टार्ट होती है, 57 से लेके 73 तक ये जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, 71 तक ये जाएगी, 71 तक ये जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, लेंथेनाइड सीरीज़। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं टोटल 14 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। 14 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन सीरीज़। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो ये क्या होगा, दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें जो सब शेल इन्वॉल्व होगा वो आपने कौन सा लिखना है, 4F सब शेल। इसका वैलेंस शेल होता है। ये जो मैंने बात लिखी है कि 4S कौन सा होगा, दिस इज़ वैलेंस सब शेल। ठीक है, कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते थे तो जिस सब शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट करती थी, एंड होती थी, तो वो सब शेल डिफ़ाइन करता था उसका ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट एक पॉइंट हम लिखते हैं कि दीज आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कि इनकी जो दीज आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये कम वैल्यू के अंदर मौजूद होते हैं बट स्टेबल इन नेचर, मोस्टली ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जैसे कि अगर हम एक्टिनाइड के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये रेडिएशंस को इमिट करते हैं, बट लेंथेनाइड सीरीज़ में जो एलिमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट पीएम। ठीक है, आप जब पीरियोडिक टेबल से आप पीएम को देखेंगे, एक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव होगा, बाकी सारे के सारे स्टेबल होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट पीएम। उसके बाद अगर हम जाते हैं एक्टिनाइड सीरीज़ के ऊपर, तो एक्टिनाइड सीरीज़ में जो पहला पॉइंट है, सीरीज़ जो एलिमेंट हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, सीरीज़ हैविंग एटॉमिक नंबर। अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वो 89 से लेके 103 तक जाएगा। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स शामिल होते हैं उनका एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक जाता है। और इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो भी कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एलिमेंट्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, 14 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। जैसे कि इस सीरीज़ में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 14। इस सीरीज़ में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, इसको अगर आप काउंट करते हो तो दोनों सीरीज़ के अंदर 14 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो ये वी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब लेकिन इसमें और उस सीरीज़ में फ़र्क क्या होगा, बट 5F सब शेल इज़ द वैलेंस शेल, वैलेंस सब शेल।
अब इस केस में अब कंपेयर करें तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क होगा कि इसका जो सब शेल होगा वैलेंस 4f होगा, लेकिन इस केस में जो वैलेंस सब शेल होगा वो 5f होगा। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, दीज आर रेडियो एक्टिव, दीज आर रेडियो एक्टिव मतलब क्या हुआ कि ये अनस्टेबल हो जाएंगे, अपनी जो रेडिएशंस है उनको इमिट करेंगे। और एक ख़ास पॉइंट जो कि दीज आर मोस्टली सिंथेटिक, दीज आर मोस्टली सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन क्या होगा कि ये क्या होते हैं, मैन मेड, ये आर्टिफिशियल तौर पे बनाए जाते हैं जो कि इंसान या साइंटिस्ट लैब में ख़ुद इनको डेवलप करते हैं। ये कैसे बनाए जाते हैं, जब भी हम किसी एक न्यूक्लियस के ऊपर या किसी एटम के ऊपर बम्बार्ड करते हैं रेडिएशंस को, इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं, न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस को बम्बार्ड करते हैं, अगर हम उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या उसके प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन्स को डिस्टर्ब करते हैं तो एक नई स्पीशी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जिससे हम एक नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एक्टिनाइट सीरीज़ है ये मैन मेड है, इसको हम क्या कहते हैं, मोस्टली सिंथेटिक कहेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आप इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं जो आपकी बुक के अंदर कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं, जैसे एलिमेंट्स का हवाला दिया गया है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और रेडियो एक्टिव, और एक आध पॉइंट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा आपके साथ लिख दिया है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनको अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो इनको कहाँ पे ऐड किया गया है इसको भी हम देखते हैं। होती है सीरीज़ ऑफ 14 एलिमेंट, एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है 57 to 71, और ये कहाँ पाए जाते हैं, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक्टिनाइड्स आर सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट लोकेटेड जस्ट बिलो लैंथेनाइड्स, दे इंक्लूड एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 89 to 103। इनको हमने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा और एक आध पॉइंट हमने इंक्रीज़ किया कि ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं ये स्टेबल इन नेचर होते हैं और एक्टिनाइड्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और मैन मेड हैं। ठीक है, और हमने इसमें ब्लॉक का हवाला दिया कि ये एफ़ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और लेंथेनाइड्स में 4f इन्वॉल्व होता है जबकि एक्टिनाइड्स में 5f इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम वापस जाते हैं। नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो हैलोजेंस को थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, ये तो आपका ये काम हो गया लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो हैलोजेंस है। हैलोजेंस, अब हैलोजेंस जो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो हैलोजेंस को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, बेसिकली हैलो और जेन ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है। ठीक है, इसमें जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि हेलस और जेन। ठीक है, अब इनको अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो हेलस का मतलब होता है साल्ट फार्मर, और जो जेन है बेसिकली इसको अगर हम मज़ीद देखते हैं थोड़ा सा कि हेलस का जो मीन होगा साल्ट और जेन जो होगा मैंने कंबाइन करके लिख दिया था, ये फॉर्मेशन में आता है या फार्मर, ऐसे चीज़ें जो कि अब इन दोनों को कंबाइन करें तो हैलोजेन, हेलस मीन साल्ट और जेन मीन फॉर्मेशन। ऐसे स्पीशीज़ या एलिमेंट, द एलिमेंट्स, अब हम लिख रहे हैं कि एलिमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन साल्ट फॉर्मेशन, आर नोन एज, इनको हम क्या कहेंगे, आर नोन एज हैलोजेंस। ठीक है,
अब ये कौन सी सीरीज़ होती है कि ये कहाँ मौजूद होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द, अब अगर हम लिखते हैं कि दीज एलिमेंट्स आर present in 7A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं बाय डेफिनेशन के हेलस क्या होता है और जेन क्या होता है। इसको हम कहते हैं कि साल्ट फॉर्मेशन में जो एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब इस 7A में कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं वो भी आपने याद रखना है। 7A के अंदर जो एलिमेंट्स शामिल होंगे वो होंगे, सबसे पहले है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद दो एलिमेंट्स मज़ीद आते हैं जिसको हम क्या लिखते हैं? एस्टाटीन और टेनिसीन। ये AS, दिस इज़ एस्टाटीन, और जो T ही है दिस इज़ टेनिसीन। ठीक है। अब ये एस्टाटीन और टेनिसीन को मैंने डिफरेंट कलर के साथ यहाँ पे पॉइंट आउट किया। इसका मकसद क्या है कि ये दोनों क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव हैं और इनकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर या फाइंड आउट नहीं हुई हैं। इसको हम इसी ग्रुप के अंदर लिखते हैं, लेकिन ये जो आपके सामने फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दीज आर हैलोजेंस। ठीक है, ये आपने याद रखना है क्योंकि इसी ग्रुप के अंदर एस्टाटीन भी शामिल होता है और टेनिसीन भी शामिल होता है, लेकिन हम इन दोनों को हैलोजेंस के अंदर ऐड नहीं करते बिकॉज ऑफ कि एस्टाटीन और टेनिसीन क्या हैं? रेडियो एक्टिव हैं। और बाकी दो क्या हैं? वो आपके सामने हैलोजेंस मौजूद हैं जिनके नाम आपके सामने मैंने रखे हैं। F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरीन, Br स्टैंड्स फॉर आयोडीन ब्रोमीन और I स्टैंड्स फॉर आयोडीन। तो इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मौजूद हैं, वो मैंने लिख दी हैं। उसके बाद हम इसकी जो अपीयरेंस है या इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी तरफ मूव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बॉक्स के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स इनके हवाले से। एक पॉइंट है कि हैलोजेंस आर, जो लास्ट लाइन इसके अंदर लिखी गई है, दीज आर रिएक्टिव हैं। और क्या होगा? दीज आर नॉन मेटल्स। और ये एग्जिस्ट कैसे करेंगे? डाई अटामिक मालिक्यूल के अंदर, डाई अटामिक मालिक्यूल। ये तीन आपने बातें याद रखनी है कि सबसे पहले ये रिएक्टिव होते हैं और रिएक्टिविटी को हम डिस्कस भी करेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। और उसके बाद नॉन मेटल्स मीन कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे मैंने लिखा है, डाई एटॉमिक मीन के ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि फ्लोरीन है तो वो F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन है तो वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ब्रोमीन है तो वो Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, I है तो वो I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बिकॉज ऑफ के इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ये अपने जैसे एटम के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात लिखेंगे, नेक्स्ट जो हमारी अगली डिस्कशन है वो अपीयरेंस ऑफ हैलोजेंस। अपीयरेंस ऑफ हैलोजेंस का मतलब क्या है कि ये दिखने में कैसे हैं, इनकी फ़िज़िकल स्टेट कैसी है, क्या ये गैसेस हैं? फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ हैलोजेंस। अच्छा, हमारे पास जो ग्रुप है 7A, उसको अगर हम देखें तो 7A में सबसे टॉप पे कौन सा होता है? फ्लोरीन। उसके बाद क्या आएगा? क्लोरीन। उसके बाद क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। और उसके बाद क्या आ जाएगा? आयोडीन। अब मैं यहाँ पे वो जो बात मैंने पहले लिखी थी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। F क्या है? दिस इज़ फ्लोरीन। Cl क्या है? दिस इज़ क्लोरीन। और Br क्या है? ब्रोमीन। और I लास्ट पे क्या होगा? आयोडीन। ठीक है।
अब उसके बाद ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा कि ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, Cl2, Br2 और I2। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ऐसे हम नहीं लिखते हैं, वहाँ पे हम इसके सिंबल्स ही लिखते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस में आपको साथ साथ बता रहा हूँ। अब जो फ्लोरीन है ये क्या है, इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो ये आपने याद रखना है। दिस इज़ पेल येलो गैस। अब आपने इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो भी साथ साथ देखते जाएं कि जो फ्लोरीन है वो क्या है, गैशियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो क्लोरीन भी गैस है, लेकिन ये क्या है, येलो ग्रीन गैस। इसका जो कलर होता है येलो ग्रीन गैस, तो ये भी क्या हुई, गैस हुई। अब उसके बाद जो ही हम नीचे जाएंगे तो ये जो ब्रोमीन है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है, लिक्विड के अंदर, और इसका जो कलर आएगा वो ब्राउनिश कलर का आएगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, रेड ब्राउन लिक्विड। ठीक है, अब अगर आप नीचे मूव कर रहे हैं तो अब फिज़िकल स्टेट जो है कहाँ पे चली गई, लिक्विड के ऊपर। अब उससे आगे हम जाते हैं आयोडीन, तो आयोडीन सॉलिड होता है। अब ये कौन सा सॉलिड होगा, ग्रेइश ब्लैक, ग्रे ब्लैक सॉलिड। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हम किस से किस तरफ मूव कर रहे हैं, गैस से सॉलिड की तरफ। आपको ये चीज़ नज़र आ गई है कि हम गैस से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं। तो गैस से सॉलिड की तरफ आप जाएंगे तो गैस के अंदर इस एरिए तक क्या होगा, यहाँ तक, इन दोनों, ये भी गैस है और ये भी गैस है, इन दो के अंदर क्या होगा, लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद जो ही आप लिक्विड पे आएंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोमिनेंट हो जाएंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लिक्विड के केस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, और सॉलिड के केस में ज़्यादा फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू, अब जब गैस है तो गैस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लेस होंगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड से कम होंगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ये कौन सी है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद एक पॉइंट और है कि जब आप आयोडीन को, व्हेन आयोडीन इज़ हीटेड, व्हेन आयोडीन इज़ हीटेड it converts directly into वेपर्स, और इनका जो कलर आएगा वो कौन सा होगा, पर्पल। ठीक है, अब जब कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर्स के अंदर जाता है उसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नॉन एज सब्लिमेशन। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है कि जो आयोडीन है वो सबलाइम्स कर जाता है, बजाय इसके कि जो नेचुरल फिनोमेना है कि किसी भी आप सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में जाता है, जबकि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जैसा कि आयोडीन है, तो उसको आप हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जो चीज़ डिस्कशन हुई वो क्या था, अपीयरेंस ऑफ हेलोजेंस। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। होप्स हो कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। और यहाँ पे ये एक बात जो है आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो हेलोजेंस हैं इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कलर्ड एलिमेंट्स हैं या कलर्ड मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे। तो जितने भी आपने देखे कि इसका पेल येलो है, रेड और ग्रे ब्लैक, कोई ना कोई कलर इनका एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स और
इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स और सब शेल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब ज़रा हम जो 7A ग्रुप है उसको अगर हम लिखते हैं तो ये क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब हम ग्रुप को कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ग्रुप कैसे डिफ़ाइन होता है कि किसी एलिमेंट के अगर आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप कैसे होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने होने चाहिए, 7, के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं तो इन सब का क्या हो जाएगा, ग्रुप भी 7A हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ, जैसे फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 8, और तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने इंक्रीज़ कर दी है, दिस इज़ 5। ठीक है, अब इसका कंप्लीट हो गया। अब ज़रा अगर इसको हम देखते हैं तो ये इसका शेल नंबर 1 हो जाएगा K, और ये इसका शेल नंबर L हो जाएगा सेकंड। इसके अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 7 हैं। अब सब के अगर इलेक्ट्रॉन को आप, अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता जाता हूँ तो क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरीन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 3s2 3p5। इसी तरह से नीचे जाता हूँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 4s2 4p5। अगर नीचे चला जाता हूँ तो 5s2 5p5। ये मैंने सारी इनकी क्या लिखी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसको आपकी बुक के अंदर एक जनरल टर्म के अंदर लिखा गया है कि इन सब को जो शेल्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 7A ग्रुप। उसके लिए जो बात लिखी गई है वो आपने आप गौर से समझना है कि इन सब को उसने क्या लिखा है, NS2। N क्या हो सकता है, 2 3 4 और 5। उसके बाद जो इसके लिए उसने चेंज किया है NP5 कि आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे, 7 ही रहे, लेकिन जर्नलाइज टर्म के लिए उसने जो शेल नंबर है उसको यहाँ पे क्या लिख दिया, N। अगर आप फ्लोरीन के लिए लिखते हो तो ये N क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल N इज़ इक्वल्स टू 2 फॉर फ्लोरीन F2। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखना है कि जब N2 लिखेंगे तो NS2 NP5 आ जाएगा, तो ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी। वैलेंस अगर N हम 3 लिखते हैं तो ये किसकी वैलेंस कन्फिगरेशन चली जाएगी, क्लोरीन की। N4 लिखते हो, 5 लिखते हो तो ये वेरी करता जाता है। तो ये यहाँ पे हमने जो बात सीखी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट पे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7, तो इनका ग्रुप नंबर कितना बनता है, 7। ठीक है, अब यही बात आपकी बुक के ऊपर जो स्टेटमेंट में लिखी गई है उसको ज़रा देखें। अच्छा, हम जो पहुँचे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर, तो यहाँ पे जो बात लिखी गई है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 7। ये बात मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि इनका ग्रुप नंबर क्या है, 7A है। उसके बाद दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP5। इनको हम सम अप करके लिखेंगे, दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आइन। ये बात मैंने नहीं लिखी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस के ऊपर। तो जहाँ से हमने शुरू किया था कि इनके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे फ्लोरीन है फॉर एग्जांपल, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, NS को हम अभी छोड़ देते हैं, 2 और 7। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या बना लेगा, F नेगेटिव। तो ये क्या बनाते हैं, यूनी नेगेटिव आइन, यूनी नेगेटिव आइन।
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फ्लोरीन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का करैक्टर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेगेटिव आइंस के अंदर। अगर हम F नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो 7+1। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसने किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव किया है, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव किया है, जो कि स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन है। तो यहाँ पे हम ये बात सीख रहे हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या करता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करेगा। ठीक है, यहाँ तक था आपका जो टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, हर जो हैलोजन है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने लिखी गई है। और n को भी डिफ़ाइन किया गया है कि n हर हैलोजन के लिए सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन गेन कितना करेगा, कि इन्होंने कितना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो हर एलिमेंट के लास्ट पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्टेट के अंदर। अब नेक्स्ट जो है डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस, डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी के लिए मैं आपको जब भी डेंसिटी की बात बताता हूं तो डेंसिटी पढ़ाने से पहले आपके साथ एक फार्मूला डिस्कस करता हूं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसके लिए m क्या है, m इज़ इक्वल्स टू मैस, और v क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास जो 3 चीज़ें हैं, जैसे 7A ग्रुप को हमने डिस्कस किया, तो ये क्या है, फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, और लास्ट पे जो है वो आयोडीन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ ताकि स्पेस हमारी बच जाए। 7A ग्रुप में हमारे पास जो है वो फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद आ गया ब्रोमीन, और उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके साथ हमने ये सीखा कि फ्लोरीन क्या है, गैस है, क्लोरीन भी क्या है, गैस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, और उसके बाद आयोडीन जो है वो सॉलिड है। ठीक है, अब एक बात कि अगर हम नीचे जाते हैं तो क्या हो रहा है, मैस नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, मैस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब जब मैस इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि मैस और जो डेंसिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशन है। ये बात आपने सीखनी है कि डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। ठीक है, कि मैस इतना ज़्यादा होता जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। मैस का मतलब है कि पैकिंग अगर इंक्रीज़ करती जाएगी तो डेंसिटी, पैकिंग का मतलब क्या है कि एक वॉल्यूम के अंदर आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को इंक्रीज़ करते जाओगे तो डेंसिटी भी इंक्रीज़ करती जाएगी। जैसे कि अगर हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम है तो इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर हम फ्लोरीन को ऐड करते हैं, तो फ्लोरीन गैस है, इसके मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि गैस पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और दूसरी भी गैस है। एक मैंने गैस का हवाला दिया। और अगर हम जाते हैं लिक्विड के ऊपर तो लिक्विड कहाँ पे है, दिस वन। लिक्विड के केस में जो डिस्टेंस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, बहुत ही कम। ठीक है, तो मालिक्यूल जो है वो पैक्ड होना शुरू हो जाते हैं क्लोजली। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये कौन सा केस होगा, लिक्विड का। अगर हम सॉलिड के केस में जाते हैं तो सॉलिड की जो पैकिंग होती है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है, और बिल्कुल एग्जैक्टली कोई भी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो नहीं होता, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये पार्टिकल मूव भी नहीं कर सकते, सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो किस केस में क्या होगा कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है, सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी, हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, लिक्विड की भी, लिक्विड हैव हाई डेंसिटी, एज कंपेयर टू गैसेस। ठीक है, बट लेस एज कंपेयर टू सॉलिड,
सॉलिड से इनकी डेंसिटी कम होती है, बट गैसेस से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। गैसेस आर लेस डेंस। गैसेस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, बिकॉज के इनके पार्टिकल के दरमियान पैकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ये हल्की होती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अब अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा जो पैटर्न है वो कैसे आ रहा है कि डाउन द ग्रुप सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर हम मैस के हवाले से देखते हैं तो फ्लोरीन का जो मैस है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन। सबसे ज़्यादा मैस जो है वो डाउन द ग्रुप आयोडीन का है। तो मैस पे डिपेंड कर रही है डेंसिटी, तो क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेज। इसके लिए अगर हम पॉइंट लिख रहे हैं तो क्या होगा, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मैस। ठीक है, इसके साथ हम क्या लिख रहे हैं कि एज द मैस नंबर क्या है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स increases down the group, so density increases। as डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मैस के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसके बाद डाउन द ग्रुप मीन क्या है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम फिजिकल स्टेट्स चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, सो सॉलिड हैव हायर डेंसिटी because of tightly packing of the particles। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इसका जो कंक्लूजन है कि डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आयोडीन है, डेंसिटी का पैटर्न क्या होगा कि आयोडीन इज़ मोर डेंस एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन इज़ मोर डेंस एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन इज़ मोर डेंस एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ये यहाँ पे डेंसिटी का पैटर्न बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा आयोडीन की जो डेंसिटी दी गई है उसको आपने याद रखना है कि आयोडीन की जो डेंसिटी यहाँ पे हमें गिवन की गई है वो 4.933 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और जो फ्लोरीन है इसकी 0.004 हमें 0.0017 हमें दी गई है, 0.0017 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फ्लोरीन की अगर देखें तो 0.00 है, और आयोडीन की अगर देखें तो 4.933 है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंस है वो कौन सी चीज़ होगी, आयोडीन शामिल होगी। रीज़न भी मैंने आपके सामने लिख दी है, और इसको अगर हम बुक से भी आपकी देखते हैं तो क्या चीज़ें हमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ हैलोजेंस एज यू मूव फ्राम डाउन द ग्रुप टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इंक्रीजेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कस किया गया है, लेकिन मैस नंबर में इलेक्ट्रॉन्स का जो हवाला है वो नहीं आता। बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैस नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। द साइज़ ऑफ एटम इंक्रीजेज, द वॉल्यूम इंक्रीजेज। तो वॉल्यूम के हवाले से हम इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। However, the increase in the mass exceed the increase in the volume, so the density क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब यहाँ पे जो बात जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि जो फ्लोरीन है
उसकी डेंसिटी फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। तो इस हवाले से ये कंपेयर कर रहा है कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद जो गैस है उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। तो जो जो आप डाउन जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, दो रीज़न हमने डिस्कस की थी, तो ये बात आपके सामने मौजूद है। और सॉलिड के केस में मैंने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का भी हवाला दिया था कि सॉलिड के केस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब लास्ट पे एक चीज़ हम इसके साथ डिस्कस करेंगे और इसको क्लोज़ करेंगे, या इसको हम क्लोज़ करते हैं। आपके क्वेश्चन में ले लेता हूँ और कल हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन से स्टार्ट करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो 2 से 3 मिनट हैं, आप अपना क्वेश्चन ऐड करें। ठीक है, ठीक हो गया। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है। ठीक है, ठीक है। ये जिसने नोट करना है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली गौर से सुनना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम देखते हैं कि इनकी जो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। जब हम किसी एलिमेंट का, आपने पोजीशन सीखी थी कि जब हम किसी एलिमेंट की पोजीशन को डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखते हैं। तो इनका जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या आती है कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। इसी वजह से इनका जो ग्रुप नंबर है वो भी क्या है, 7 है। ठीक है, तो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी 7 हैं, ग्रुप नंबर भी 7 है। अब इनको हम क्या करते हैं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। जैसे फ्लोरीन के केस में क्या आ रहा था, 3s2 2s2 और 2p5। अब 2 को हम जर्नल फॉर्म के अंदर क्या लिख देते हैं, 2 जो है वो शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए n जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए 2 से 3 पे जा रहे हैं, 4 पे जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं। 2, 3, 4 को हम जनरलाइज फॉर्म के अंदर क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। तो जो जर्नल आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो क्या आ जाएगी, NS2NP5। ठीक है, तो ये हम क्या लिख देते हैं, जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो सब के लिए एक फार्मूला बन जाता है कि n आपके लिए क्या हो सकता है, 2 फॉर फ्लोरीन, n इज इक्वल्स टू 3 फॉर क्लोरीन, n इज इक्वल्स टू 4 फॉर ब्रोमीन और n इज इक्वल्स टू 5 फॉर आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो लेंथेनाइड्स हैं, लेंथेनाइड्स बेसिकली स्टेबल इन नेचर हैं, रेयर अर्थ मेटल हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपके सामने रखी थी, सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था कि लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर 57 से 71, और ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं कि इस अर्थ क्रस्ट के अंदर इनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये स्टेबल इन नेचर होते हैं कि ये रेडियो एक्टिव नहीं होते कि रेडिएशंस को इमिट करें। और उसके बाद इनमें कौन सा ब्लॉक शामिल है, F, लेकिन सब शेल कौन सा इन्वॉल्व होता है, 4F एज कम्पेयर टू एक्टिनाइट। और इसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 14। और ये सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक जाती है, 57 से 71। इसमें बहुत सारे और भी बातें हैं, लेकिन आपके जो लिटरेचर है उसके मुताबिक हमने 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा किए हैं, बाकी आपके बुक के हवाले से डिस्कशन की गई है। ठीक है, ठीक है। ये आपके सामने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज़ सामने है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक जाता है इनको लेंथेनाइड्स कहते हैं, और 89 से 103 तक जो जाता है दीज आर एक्टिनाइड सीरीज़। अब लेंथेनाइड में एटम दोनों के अंदर 14 हैं, ब्लॉक दोनों के F हैं, लेकिन एक के केस में 4F सब शेल वैलेंस है, दूसरे के केस में 5F सब शेल जो है वह वैलेंस सब शेल है। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं और स्टेबल इन नेचर होते हैं, रेडिएशंस को इमिट नहीं करते। और जो एक्टिनाइड सीरीज़ हैं इसमें कुछ एक दो जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं, बाकी सारे के सारे मैन मेड हैं, सिंथेटिक हैं, जो कि लैब के अंदर इंसानों ने, साइंटिस्ट ने खुद डेवलप किए हुए हैं। ठीक है, ये किस प्रोसेस के होते हैं, थ्रू आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है,
क्लियर है। अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो लेक्चर क्लोज करेंगे। आपको ये सारा लिटरेचर मिल जाएगा ड्राइव के ऊपर। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप यूट्यूब पे दोबारा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है इसमें हमने लिखना भी होता है, कुछ समझाना भी होता है और आपके कुछ 5-6 सवाल भी लेने होते हैं ताकि आपके बच्चों के जनरलाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो भी क्लियर हो जाएं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो अभी हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था आज के लेक्चर में, लेंथेनाइट सीरीज़ और हेलोजेंस का कुछ हमने इंटरेक्शन स्टार्ट किया। कल इंशाल्लाह हम रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस को लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और हेलोजेंस का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर औकात जो शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आते हैं। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।